નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, હું આરપી ભરાડિયા અમારી આ શ્રી હરિ પ્રાકૃતિક ખેતી ચેનલમાં સૌ ખેડૂત મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે અમારા ફાર્મની અંદર જે આગા ખાન ગ્રામ સમર્થન કાર્યક્રમ ગ્રામ સાયલા દ્વારા અમે વિઝિટ માટે આવ્યા છીએ। તો આજે અમારા ફાર્મમાં વિઝિટ માટે આવ્યા છે। તો અમારા સાહેબ છે એક એ આપણને એમના જે કંઈ ચલાવે છે એમની વિશેની માહિતી આપશે આપણે। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, किसान बहनों को भी मेरा नमस्कार जो बहनें खेती करती हैं। आज हम यहाँ पे रमेश भाई के फार्म पे आए हैं जो एक प्राकृतिक फार्म है। और अमूमन देखा जाता है कि गुजरात में हमारे जो पुराने भूतपूर्व राज्यपाल भी हैं तो उन्होंने भी एक जैविक खेती के लिए एक बहुत अच्छा मुहिम चलाई थी कि प्राकृतिक खेती में लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, किसानों को आगे बढ़ना चाहिए और इसकी क्यों ज़रूरत है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे रमेश भाई ने भी बहुत अच्छा फार्म डेवलप किया है। हम लोगों ने पूरे फार्म का विजिट किया है। तो मतलब ये अपने आप में, क्योंकि आसपास सारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रासायनिक खेती वगैरह लोग किसान कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप जानते ही हैं कितने रासायनिक खाद और कितनी दवाएं स्प्रे करते हैं, इसका मिट्टी पे और हमारे पूरे वातावरण पे किस तरह से असर हो रहा है ये हम सभी वाकिफ़ हैं। और इसके विपरीत जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं या उसको प्राकृतिक खेती बोलें, इसमें भी बहुत सारी जो मिट्टी को बचाने के लिए, क्योंकि मिट्टी को बोला जाता है कि मिट्टी एक सजीव चीज़ है, मतलब कहीं ना कहीं इसको सजीव बोलने के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। किसी ने भी इसकी जो परिभाषा दी होगी कि हाँ मिट्टी सजीव है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मिट्टी एक पूरे पौधे को, एक जब बीज होता है तो बीज से लेकर उसको पालन पोषण पूरा मिट्टी के द्वारा ही होता है। तो मिट्टी कहीं ना कहीं पौधे की जान है। जैसे हम बोलते हैं कि एक शरीर को चलाने के लिए एक आत्मा होती है, वैसे ही हमारे पूरे जो हम लोग अपने आसपास पूरे वातावरण को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिट्टी से ही उसकी शुरुआत होती है। और अमूमन देखा जाता है कि लोग अपने मिट्टी के लिए इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, इतनी ज़्यादा रासायनिक खाद यूज करते हैं हम लोग। और उसके अंदर जितने जीव होते हैं मिट्टी के अंदर, जैसे हमारा अड़सिया और बहुत सारे ऐसे हमारे लाभदायक हमारे पशु पक्षी भी हैं जो हमारे पूरे वातावरण को संजोए रखते हैं और उसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं। हमने इनके फार्म पे देखा है कि उन्होंने पक्षियों के लिए बर्ड स्टैंड भी बनाए हैं। तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे चना बोते हैं, चना में जो इल्ली आती है तो वो कहीं ना कहीं वो पक्षी जब वो इल्ली को खाता है तो कहीं अपने आप ही वो रासायनिक दवाओं को छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा पूरा वातावरण हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। पर इस तरह की जो टेक्निक रमेश भाई ने अपने फार्म पे अपनाई हैं वो कहीं ना कहीं हमें उस तरह के जो सारे टेक्निक हैं या जितने भी विधियां हैं उनको हमें अपने फार्म पे करना चाहिए। और जब एक किसान इस तरह से इस पूरे रामगढ़ जो एरिया है, नौली वाला एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर किसान नहीं है जो जैविक खेती कर रहे हैं और एक किसान कर रहा है तो उसकी इच्छा शक्ति को, उसके दृढ़ संकल्प को हमें देखना चाहिए कि कहाँ वो सारे किसान, क्योंकि होता है कि उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे कि जैविक खेती को कैसे करना है, कहाँ कहाँ से हमें ये सारी चीज़ें जुटानी है, कहाँ से हमें नॉलेज लेना है। और उन्होंने बहुत अच्छे, हमने उनको यूट्यूब में बहुत अच्छे उनके वीडियो भी देखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा रमेश भाई का, क्योंकि देखिए इस क्षेत्र में किसानों को इस तरह की माहिती देना, इस तरह की चीज़ों को समझाना, और बहुत जल्दी धीरे धीरे क्या होता है कि एक किसान दूसरे किसान से ही सीखता है। तो हो सकता है कि जब वो देखेंगे, जब किसान यहाँ पे आएंगे कि इस तरह का भी हो रहा है और इस तरह से हम कर सकते हैं, अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। आप देख रहे होंगे पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं अब किसी न किसी गांव में कोई ना कोई कैंसर का पेशेंट आ ही रहा है। और उस चीज़ को रोकने के लिए अगर हमने आज कदम नहीं उठाया तो आगे जो हमारा समय आएगा उसको आप बोल सकते हैं बहुत भयावह नज़ारा होगा। जैसे पंजाब और हरियाणा के किसान आज झेल रहे हैं। पंजाब में आपको पता होगी एक पूरी कैंसर ट्रेन चलती है जो राजस्थान जाती है। हमारा एक सत्यमेव जयते करके प्रोग्राम हमारे आमिर खान जी करते हैं, तो आपने देखा होगा वो प्रोग्राम। तो उसमें पूरी एक कैंसर ट्रेन पंजाब से लेकर और राजस्थान कैंसर हॉस्पिटल तक जाती है और पूरी के पूरे कैंसर पेशेंट होते हैं।
आज वो झेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हरित क्रांति को सबसे पहले अपनाया। हरित क्रांति हमारे लिए अच्छी थी, हमने उसमें अनाज को बहुत ज़्यादा उगाया, हमने सारे देश को भरण पोषण किया, पर कहीं ना कहीं जो हमारे केमिकल जैसे यूरिया, डीएपी, इस तरह के जो रासायनिक खाद थी और जितने पेस्टिसाइड कंपनियां आई बाहर से, बायर, सिजेंटा, मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारी कंपनी हमारे इंडिया में हैं जो इस तरह से पेस्टिसाइड का जाल बिछा रही है। तो अब वो धीरे धीरे जैविक पे भी आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है, पर कहीं ना कहीं जब ये चलन चला 1960 के बाद और आज तक पूरा जो हमारा जो समय था उसमें रासायनिक खेती पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और पंजाब इसमें बहुत अग्रणी राज्य था, आप सभी लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ उनकी मिट्टी भी खराब हुई है। आज उनका जो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो मिट्टी को बनने के लिए जो दो मुख्य तत्व हैं, मतलब कार्बन का मतलब मिट्टी में कहीं ना कहीं जो सजीव पदार्थ है, सजीव तत्व हैं, या जो मिट्टी को मिट्टी बोलते हैं, वो होना ही होना चाहिए। तो वो उनका इम्बैलेंस हो गया है, उसका जो रेशियो है, वो जो उसका अनुपात है वो बिगड़ गया है। तो जब मिट्टी का अनुपात, मिट्टी जब सजीव ही नहीं रही है तो उस मिट्टी में उगाना कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। और मेरे साथ अभी मेरी टीम से मैं थोड़ा बता देता हूं कि हम लोगों ने यहाँ पे आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम, जो पूरे भारत में हम गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में कार्य करते हैं। तो हमारी एक सजीव खेती पे एक नया प्रोजेक्ट आया है, जिसको गुजरात में हम सायला में, नेत्रंग में और गढ़ू में हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हम इस जैविक प्रोजेक्ट को, या इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम करके मिट्टी में उसको होल्ड करना, मिट्टी में उसको रोकना। और वह तभी पॉसिबल है जब हम जितने ज़्यादा हमारे जितने भी पोषक तत्वों के लिए हम रासायनिक खाद डालते हैं वो कम हो सकें और हम जैविक खेती की तरफ, या एक अभी नया कॉन्सेप्ट है संरक्षण खेती, या उसको हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। जब बिना खेड़त के, बिना जुताई के हम फसलों को उगाते हैं, तो उसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें थोड़ा समय तो लगेगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप उंडी खेड़त बहुत सारे लोग करते हैं। तो उंडी खेड़त के हम विपरीत है कि हम बोल रहे हैं कि बिना खेड़त के करो। तो उसको करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो धीरे धीरे होता है, जैसे आज रमेश भाई कर रहे हैं अपने खेत में सजीव खेती, वैसे आगे आके बहुत सारे किसान भी करेंगे। तो धीरे धीरे समय लगता है, आज तुरंत हम बोले तो वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता है या उतना। तो हमारा ये सायला में चल रहा है, अभी हमने 15 गाँव इसमें लिए हैं। तो उन 15 गाँव में हम लोग सजीव खेती और ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, इसमें हमारे पशुपालन पे भी हमारा बहुत फोकस रहेगा। इसमें हम जो पशु सखी हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे। हमारे यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी डिपार्टमेंट है उनके डॉक्टर द्वारा वो उनको सिखाएंगे। और हम पशुओं के लिए भी, क्योंकि पशुओं पे यहाँ पे हमने देखा है कि उनको संतुलित आहार नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं पशुओं को हम जो चारा हम उगाते हैं या जो चारा हम बाहर से लाते हैं, एक अनुपात में दिया जाता है। जो गाय दूध देने वाली है उसको एक अनुपात में दिया जाता है, उसके दूध के अनुसार दिया जाता है, उसके शरीर के भार के अनुसार दिया जाता है। तो उस पर भी हम आगे काम करने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी यहाँ पे मेरे रोहित कुमार खानिया हैं, तो वो भी कुछ आपसे बातें करेंगे। धन्यवाद। તો બધા ખેડૂત મિત્રો, ભાઈઓ બહેનોને મારા નમસ્કાર। તો જેમ સરે જણાવ્યું કે આપણે પોતાના માટે તો એટલીસ્ટ રાસાયણિક ખાતર ન વાપરવો જોઈએ। જે આપણે પોતાના માટે ખાવા માટે જે લઈએ છીએ એમાં તો આપણે રસાયણોનો પ્રયોગ ન જ કરવો જોઈએ, કેમ કે જો આપણે જ અશુદ્ધ ખાશું તો આપણું જ સ્વાસ્થ્ય બગડવાનું છે, આપણા જ બાળ બચ્ચા છે એમનું નુકસાન થવાનું છે। તો બીજું તો હું નહીં કહું, પણ આપણે છે ને પોતાના માટે તો એટલીસ્ટ આપણે ઓર્ગેનિક કરવું જોઈએ, કે પોતાના માટે જે આપણે ફળ ફૂલ છે, જે શાકભાજી છે, એમાં તો આપણે રાસાયણિક દવા ખાતરનો પ્રયોગ ન જ કરવો જોઈએ। અને બને ત્યાં સુધી આપણે આપણા ખેતરમાં પણ રાસાયણિક ખાતર દવાનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ। આપણા રમેશભાઈ તો એ સમજી ગયા છે, બસ હવે તમારે સમજવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે। તો ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો। તમારું નામ શું છે? મારું નામ છે રોહિત કુમાર ખાણિયા, બરાબર, રાજકોટ। રાજકોટથી હું આવું છું।